सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आपने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा संकल्प और अच्छा निर्णय लिया है आज यहाँ आने का। यकीन मानिए आपके ये 2-3 घंटे हैं, अगर आपने यहाँ जो सुना उसको जिस तरीके से आपको बताया जाता है उसी तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो 1 साल के लिए, 1 साल भी नहीं, मैं तो कहूँगा कि 6 महीने ही पर्याप्त है। अगर 6 महीने भी अगर आप जिस तरीके से आपको बताया जाता है इन 2 घंटों में, अगर उस तरीके से आप करने में कामयाब रहते हो, अगले 30-40 साल तक आपको दोबारा ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे ये करना चाहिए था या ऐसे करना चाहिए था। सबसे पहले सभी स्टूडेंट, आप लोग ग्रेजुएट हो गए हो या कर रहे हो? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? दोनों ही है। आरएस के लिए तैयारी कर रहे हो या आईएएस की? ठीक है। फाउंडेशन अभी शुरू करोगे। सबसे पहले तो मैं आपका ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ। एक जो भ्रम है सबके दिमाग में रहता है कि इतने साल तैयारी होती है, इतनी बार अटेम्प्ट देते हैं, उसके बाद में होता है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि इतने साल तैयारी करेगा या 1 अटेम्प्ट देगा, 2 अटेम्प्ट देगा तो दूसरे या तीसरे में जाके चयन होगा। ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं। आरपीएससी जब नोटिफिकेशन निकालती है लिखती है क्या पहली बार वालों का चयन नहीं होगा? तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो गलत भ्रांति बनी हुई है, भ्रांति इसलिए बन जाती है, कुछ लोग तैयारी करते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं और वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते। अच्छे से नहीं कर पाते तो उनका कोई प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर पाता अच्छे से तो उसका प्री नहीं निकलता। किसी ने प्री की तैयारी कर ली, मेंस की तैयारी उसने अच्छे से नहीं की तो मेंस में अटक जाएगा। किसी की मुख्य परीक्षा पास हो गई, इंटरव्यू में कम मार्क्स रह गए या दोनों का जोड़ है वो कम रह गया, इसका मतलब उसकी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, इसलिए उसका नहीं हुआ। और वो दूसरे लोगों को डिमोटिवेट करते हैं कि मैंने 2 बार दिया है, मैंने 1 बार दिया है, मेरा नहीं हुआ इसलिए तुम्हारा भी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, इसमें चयन होना चाहिए वो आईएएस की तैयारी करो चाहे आरएएस की तैयारी करो आप। हर एक एग्ज़ाम का मेरा मानना है एक सिलेबस होता है। सिलेबस होता है या नहीं होता? कोई भी जो कार्यकारी एजेंसी है जो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, आरएएस के केस में आरपीएससी या यूपीएससी के लिए यूपीएससी कंडक्ट करवाती है आईएएस का एग्ज़ाम। इसी तरीके से कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा है, कोई दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, सभी एग्ज़ाम्स समान तरीके के होते हैं। कोई एग्ज़ाम बड़ा या छोटा नहीं होता, उसमें एक सिलेबस दिया हुआ होता है आपको, उसके अकॉर्डिंग जो तैयारी कर लेता है, उस एग्ज़ाम की जो डिमांड है, उस एग्ज़ाम की जो मांग है, कुछ मांग होती है हर परीक्षा की। किसी आदमी को अच्छे से लिखना आता है, मेंस के लिए डेस्क्रिप्टिव अप्रोच उसकी अच्छी है, क्या वो एसएससी में पास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। वो कलेक्टर बन सकता है लेकिन एसएससी में पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस एग्ज़ाम की डिमांड अलग है, उस डिमांड पे वो खरा उतरेगा तभी वो पास होगा। समझ पा रहे हैं? तो जो आदमी यूपीएससी या आरपीएससी की जो डिमांड है उन पे खरा उतर जाएगा उसका चयन हो जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस या गणित नहीं है कि उसका यूपीएससी में सिलेक्शन इसलिए हुआ था या उसका आरपीएससी में इसलिए हुआ था, या मेरा एसएससी में चयन नहीं हुआ, मैं एलडीसी नहीं बन पाया, मैं अकाउंटेंट नहीं बन पाया तो मैं आरएएस तो बन ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या वो आदमी इंजीनियर है या उसने एमबीबीएस कर लिया तो उसका चयन जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल ये भ्रांतियाँ हैं, पहले तो इनको निकाल दो, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो साइंस बैकग्राउंड से है, एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे आरपीएससी का हो, मैं मानता हूँ कि उसमें जो पोर्शन है उसका जो भाग है ज़्यादातर वो ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उस बैकग्राउंड का ज़्यादा है उसमें, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि यूपीएससी में भी और आरपीएससी में भी इंजीनियर्स है वो ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं।
बीएससी करने वाले ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आर्ट्स वाले सेलेक्ट नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन उनका पोर्शन ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसी बैकग्राउंड से होना चाहिए, जिसने बीए किया है, जिसने एमए किया है हिस्ट्री से वही बनेगा, या बीएससी एमएससी वाला नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम की डिमांड है, उसको जो पूरा कर देगा वो बन जाएगा। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो आरपीएससी को और यूपीएससी को चाहिए, वो चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद में उनका एक सिलेबस का पैटर्न है, उनके एग्ज़ाम करवाने का एक तरीका है, प्रीलिम्स होती है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो जो व्यक्ति तैयारी कर लेगा सही तरीके से, उसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब मुझे लगता है कुछ लोगों के मन में ये डाउट चल रहा था, वो दूर हो गया होगा। उसके बाद में चूँकि अब आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो वो एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, स्टेट का भी और पूरे इंडिया का भी। स्टेट की सबसे सर्वोत्तम सर्विस मानी जाती है एक आदमी जो आरएएस परीक्षा को उत्तीर्ण करता है। आप उपखंड अधिकारी बनने वाले हो, आप डीवाईएसपी बनने वाले हो, तहसीलदार बनने वाले हो, डीटीओ, आरटीओ, बीडीओ बनने वाले हो। ये ऐसी सर्विसेज हैं जो समाज को प्रभावित करती है, लोगों को प्रभावित करती है, सीधे तौर पर आपके निर्णय लेने की क्षमता को परखती है। तो कम से कम जो भी एग्ज़ाम करवा रही है एजेंसी, वो इतना तो एक्सपेक्ट करती है, या हम भी जो लोग आपको तैयारी करवा रहे हैं, जो कोचिंग करवा रहे हैं, वो लोग भी आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम आप समय दें, और कम से कम 6 महीने का समय तो दें। ये कोई अकाउंटेंट की एग्ज़ाम नहीं है, एलडीसी नहीं है कि 2-3 महीने आपने तैयारी करी और हो गया मेरा तो, या नहीं हुआ। कम से कम 6 माह का समय तो आपसे मांगते ही है ये एग्ज़ाम। और 6 माह के लिए जिस दिन आप पढ़ रहे हो, समय सीमा नहीं होनी चाहिए पढ़ने की, मेरा ये मानना है। चाहे आप 10 घंटे पढ़ें, आपको 12 घंटे का समय मिल रहा है, 12 पढ़ें, 15 का मिल रहा है, 15 पढ़ें। आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले और सबसे अंतिम प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टडी करना। अपनी जो स्टडी टेबल है और कुर्सी है उससे दोस्ती कर लो, बाकी जो भी लोग हैं उनसे दोस्ती ख़त्म कर लो। यही है इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फंडा। क्योंकि जो लोग तैयारी नहीं कर पाते, जो लोग समय नहीं दे पाते किताबों को, उनका चयन नहीं होता, और फिर वो दूसरे कारक गिनाते हैं कि मैं साइंस से था, मेरी आर्ट्स नहीं तैयार हो पाई, मैं आर्ट्स से था, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला क्योंकि मेरे लिए मैथ्स और रीजनिंग और साइंस थे, वो क्वेश्चन मेरे सही नहीं हो पाए। सभी बैकग्राउंड वालों के लिए समान अवसर है। इसमें साइंस भी है, इसमें मैथ्स भी है, इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट भी है, हिंदी इंग्लिश भी है। जो लोग तैयारी करेंगे उनका हो जाएगा, जो नहीं करेंगे उनका नहीं होगा। तो सबसे पहले दूसरी चीज़ों पर अपना फोकस है, ध्यान है, वो देना छोड़ दें। इस एग्ज़ाम के लिए अपने 6 माह डिवोट कर दें, और 6 माह में प्रतिदिन जितना भी आपको समय मिल रहा है वो आपको देना है। इसमें ये काउंट नहीं करना कि मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया तो पर्याप्त हो गया। जितने दिन और जितनी देर आप पढ़ सकते हो, तभी आपका ये सपना है जिसको आप लेके आए हो कि प्रथम प्रयास में आपका चयन हो। मैंने इंजीनियरिंग की थी, 2015 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग की थी, बिट्स से। उसके बाद में मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। उसी दरमियान 2016 में, 15 में ग्रेजुएशन हुआ, 16 में ये वैकेंसी आ गई आरएएस की। और जो तैयारी मैं कर रहा था उसी को, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसको मैंने आरएएस के लिए सेप देना शुरू कर दिया। क्योंकि आरएएस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है सिलेबस भी, कुछ पोर्शन है मेंस के वो अलग हैं आईएएस के एग्ज़ाम से। हिंदी इंग्लिश का पोर्शन है वो यहाँ अलग है, उसमें भी एग्ज़ाम होती है हिंदी इंग्लिश की मेंस में, लेकिन वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है कंपलसरी, यहाँ उसके मार्क्स जुड़ते हैं। और 6 माह की तैयारी थी, बाकी तैयारी पहले से कर रहे थे। 2-4-6 महीने का टाइम आपको मिल जाता है प्री और मेंस के बीच में भी, उसको आप काउंट न करें अभी से ही। उस तैयारी के दौरान मैंने ये देखा कि बाकी चीज़ों पर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया बिल्कुल भी। बाकी जो चीज़ें हैं दीन दुनिया में क्या हो रहा है उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, और आपको उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। घर पे क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन एक्सीडेंट हो रहा है, हर चीज़ को भूल जाओ, हर चीज़ को भूल जाओ। सिर्फ तैयारी याद रहनी चाहिए, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो याद रहनी चाहिए, तभी आप 6 महीने में अपना सर्वोत्तम दे पाएंगे।
आदमी के मस्तिष्क की क्षमता होती है 100%। 100% होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप 10%, 20% किसी दूसरी समस्याओं में ध्यान दोगे, 10%, 20% मोबाइल पे ध्यान दोगे, 10-20% सोशल मीडिया पे ध्यान दोगे, घूमने फिरने में ध्यान दोगे, परिवार की चीज़ों में ध्यान दोगे, तो आप अपना 50-60% खो दोगे जो क्षमताएं आप पढ़ाई को दे सकते हो। और उसके बाद में एक व्यक्ति जो 100% दे रहा है उसके सामने आप नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन ही ऐसा ही है। और जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको, 10 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि ये करनी है आपको 6 महीने। मैं गारंटी लेता हूँ, मैंने सेमिनार्स बहुत लिए। 2016 में मेरा RS 2016 में मेरा चयन हुआ था। जिस भी व्यक्ति ने, और मैं ये गारंटी के साथ कह के जाता हूँ कि आप में से 10 या 20 लोग ही होंगे जो उन चीज़ों को ध्यान से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूँ कि वो लोग जो 6 महीने तक अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे उनका चयन हो जाएगा। बाकी लोग जो ध्यान नहीं देंगे उनका नहीं होगा। तो इसलिए उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। तो सबसे पहले आप लोगों के पास पेन और कॉपी है, नोट करिए। RPSC की और UPSC की वेबसाइट है। सबसे पहले आप सिलेबस निकालेंगे प्री और मेंस का, ठीक है। सिलेबस आपका 2 कॉपियों में निकालना है आपको। सिलेबस 2 कॉपियों में आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड नहीं करना, आपको प्रिंट आउट निकालना है। मोबाइल में नहीं होना चाहिए सिलेबस। सिलेबस आपकी एक कॉपी आपकी टेबल पे होनी चाहिए, एक कॉपी आपकी बैग में होनी चाहिए, जो आप कोचिंग में लेके आ रहे हो बैग, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कुछ पढ़ा रहे हैं और आपकी फैकल्टी आपसे कुछ पूछ रही है और आपको बता रही है कि ये सिलेबस में इस जगह है और आपके पास सिलेबस नहीं है, कि वो तो मैं कल पढ़ रहा था इसलिए टेबल पे ही रह गया। 2 कॉपियों में आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों चीज़ों का। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, प्री और मेंस का आपको सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में, कि कुछ लोगों का तैयारी का जो तरीका होता है, ट्रैक होता है, वो बिल्कुल गलत होता है। सबसे पहली एग्ज़ाम होती है प्री, उसके बाद में मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू। तैयारी करते हैं लोग प्रीलिम्स की सबसे पहले, वहीं ये तय हो जाता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले आपको तैयारी करनी है, उल्टी अप्रोच है। सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू की तैयारी का मतलब है कि आप अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के तौर पर मानना शुरू कर दें आज से ही। जब से आपने तैयारी शुरू कर दी है तब से आपके विचारों में, आपकी बातों में, आपके व्यवहार में यह चीज़ झलकनी चाहिए कि आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। एक ऑफिसर नहीं, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन तो बन ही सकते हैं। उसके क्या क्राइटेरिया है? आपके विचारों में, आपके व्यवहार में ये नहीं आना चाहिए धार्मिक संकीर्णताएं कि वो धर्म है, ए धर्म है ऐसा है, बी ऐसा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान ने सभी धर्मों के प्रति समान भावना है वो दर्शाई है। सभी जातियों के प्रति आपका एक समान रवैया होना चाहिए, सभी क्षेत्रों के प्रति, भाषाओं के प्रति। और ये जो संकीर्णताएं हैं इनसे आप ऊपर उठिए, क्योंकि अगर आपने तैयारी भी कर ली प्री और मेंस की, तो जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन ये चीज़ें अगर पकड़ में आ गई इंटरव्यू लेने वाले के, आपका चयन नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछी जाती है, यही चीज़ें देखी जाती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब आपको नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है इंटरव्यू में नंबर कम देंगे। आपने कोई ब्लफ मारा, गलत जवाब दिया, इसका मतलब है इंटरव्यू में नंबर अब कम मिलेंगे। आपको जवाब नहीं आता, आप शालीनता से सॉरी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा जवाब दे दिया जिससे ये लग रहा है कि आपकी जो वफ़ाएं हैं, आपकी जो इंटेंशन है वो किसी पार्टी विशेष के प्रति है, किसी धर्म विशेष के प्रति है, या किसी धर्म और जाति विशेष के प्रति आप बायस हो, या उसके प्रति आपके मन में नकारात्मक अवधारणा है, तो इसका मतलब है कि आपका चयन नहीं होगा। अब इंटरव्यू में आपके नंबर कट हो चुके हैं,
लिंग के प्रति आपके मन में बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि महिलाएं ऐसी होती है, पुरुष ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये इंटरव्यू की तैयारी की है, तो इनके लिए आपको एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद में जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। अपना मेंस का जो सिलेबस है वो निकाल लो और मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट करो। यहाँ क्लास ली जाएंगी, फाउंडेशन का मतलब भी यही होता है। फाउंडेशन में जो चीज़ें बताई जाती है, फाउंडेशन का सिलेबस डिजाइन किया जाता है, वो इसी के अकॉर्डिंग किया जाता है कि पहले आपकी मेंस की तैयारी हो, एक नींव मजबूत हो आपकी। क्योंकि प्रीलिम्स होने के बाद में 2 महीने का टाइम मिलता है, स्टैंडर्ड एक समय है वो मेंस के लिए, और मेंस के 4 पेपर होते हैं आरएस में। तो ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है, कोई नहीं कह सकता इस चीज़ की गारंटी लेकर के कि उसने पहले मेंस की तैयारी नहीं की और 2 महीने में उसने मेंस की तैयारी कर ली और उसका चयन हो गया हो। अगर हो भी जाएगा तो नीचे होगा, फिर कोई इंस्पेक्टर बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको अगर अच्छी रैंक प्राप्त करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो मेंस की तैयारी है वो आपको पहले करनी पड़ेगी। और मेंस की तैयारी में आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है वो पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद में जब आपके सामने ये चीज़ आती है कि अब आरपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और अब इतनी तारीख को प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी या फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं, उस दिन से मैं मानता हूं कि आपको मेंस की तैयारी बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। उस दिन से फिर आपको प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये मेंस का भी हिस्सा है। अगर आपने मेंस की तैयारी कर ली, इसका मतलब ये पार्ट है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। फिर उसके बाद में आपको तैयारी को एक शेप देना है कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है, वो एक आपकी शेप हो जाएगी तैयारी की प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। बाकी साइंस का पोर्शन है वो भी मेंस में पूछा जाता है, तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। आरएस के पेपर में सिर्फ गणित है ऐसा, मैथ्स, जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है और मेंस में नहीं है। बाकी लगभग सारे सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर मेंस की तैयारी हो गई तो प्री की हो जाएगी। मेंस में कुछ पोर्शन आपके अलग है, विधि व्यवहार है, एथिक्स है, हिंदी इंग्लिश का पोर्शन है, ये अलग हैं। तो इनकी भी तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ेगी। अगर ये तैयारी पहले हो गई तो बाकी तैयारी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सिलेबस आपके पास में होना चाहिए आपकी टेबल पे। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, पिछली सालों के जो प्रश्न पत्र है वो आपके पास में होने चाहिए, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। ये आपको कोचिंग से भी अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ से भी। ठीक है, सिलेबस भी यहाँ से दे दिया जाएगा और पेपर भी आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन ये आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये पुस्तक है, ये खरी उतर रही है या नहीं। किसी भी बुक को पढ़ने का एक तरीका होता है किसी भी बुक के लिए कि ये बुक अच्छी है या नहीं है। कैसे पता करेंगे आप? एक ही सिलेबस की, एक ही पैटर्न की मार्केट में आपको 10-20 बुक मिल जाएंगी एक ही पोर्शन की। उस पुस्तक को परखने का सबसे सही तरीका है आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र ले लो और आप चेक कर लो। अगर उसमें पूछे जा रहे प्रश्न का स्तर और उसमें जो बताया गया है वो मेल खा रहा है, इसका मतलब किताब सही है। अगर नहीं है तो किताब सही नहीं है, चाहे वो किताब हो चाहे वो नोट्स हो, उनका स्तर ऐसा होना चाहिए जैसा कि पिछले सालों में आरपीएससी या यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया पिछले सालों के प्रश्न पत्र। और जिस भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे उसमें आप पहले देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तीसरा, टेस्ट सीरीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तैयारी का। अगर किसी की तैयारी 50% भी है और उसने टेस्ट सीरीज सही तरीके से दी है, सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसका मतलब उसका चयन हो सकता है। टेस्ट सीरीज के मामले में लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर लेते हैं और उनको दे लेते हैं, फिर कहते हैं कि यार टेस्ट सीरीज ने भी कोई हेल्प नहीं हुई।
टेस्ट सीरीज़ का सबसे सही तरीका है, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सबसे पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए आप, उसके बाद में आपको आंसर की मिल जाती है। जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन आपको घर जा कर के उस पेपर को दोबारा सॉल्व करना है, और आंसर की जो दी गई है और सॉल्यूशन जो दिए गए हैं उनको पढ़ना है आपको ध्यान से, एक एक ऑप्शन को। प्रीलिम्स में ऑप्शंस आते हैं तो ऑप्शंस को पढ़ना है एक एक को, जो क्वेश्चन आपका सही है उसको भी दोबारा पढ़ना है। और ऐसे अगर आपने 20-30 पेपर दे लिए फुल सिलेबस के, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपने तैयारी नहीं की है, उस स्तर की तैयारी नहीं है, तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने इतने पेपर सॉल्व कर लिए, इतने क्वेश्चंस देख लिए, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस सब्जेक्ट में से। तो लेकिन ऐसे नहीं करना कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, यहाँ आकर के पेपर दे दिया, 3 घंटे का टाइम था, 1.5 घंटे में ही भर दिए, लाल पीले कर दिए और फिर घर जाके सो गए। ठीक है, उसमें फिर कोई मतलब नहीं है, आपने अपना समय खराब किया है और कुछ नहीं किया, और बिल्कुल 0% उसका आउटपुट निकलेगा, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा और कुछ नहीं हो पाएगा आपका। एग्जाम में भी वही प्रवृत्ति रहेगी। जो आदमी टेस्ट सीरीज की अवधारणा कैसे विकसित हुई है, टेस्ट सीरीज क्यों ली जाती है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो अलग लेवल का होता है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ आपके पास मौका नहीं, आरपीएस ये नहीं कहेगी कि दोबारा आके दे ले यहाँ प्रीलिम्स। अगर कोई क्वेश्चन छूट गए हैं या कुछ ऐसा हो गया आप भर नहीं पाए, या आपको डाउट था 2 ऑप्शंस में और गलत भर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा मौका मिलेगा वहाँ। तो परीक्षा कक्ष की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो दबाव होता है, उसको आपको उस दबाव से मांझने के लिए, उस दबाव का सामना करवाने के लिए टेस्ट सीरीज में छद्म परिस्थितियाँ क्रिएट की जाती है। मॉक होता है ये आपका, एक तरह से आपका अभ्यास मैच हो रहा है ये। तो अभ्यास मैच में अगर आप अभ्यास मैच को अभ्यास के तौर पे लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभ्यास मैच को इस तरीके से लेना है कि आरपीएससी एग्ज़ाम ले रही है और उसमें देखो आपकी कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। इसी तरीके से मेंस का है, मेंस का पेपर हो गया कोई एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का, उसको आपने दे दिया, कॉपी चेक हो गई आपकी, उसके बाद में आपको उस पूरी कॉपी को दोबारा पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ डालो कॉपी को और उसमें देखो कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने उस दिन क्या क्या गलतियां की थी। और जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है आपके कम नंबर दिए गए या आपका गलत है, उसको दोबारा लिखने का प्रयास करें। आप इधर उधर से पूछें, सर रहते हैं यहाँ, सर से पूछो आप आकर के कि ये मैंने ये लिखा था, इसमें और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन, उसमें आपने भी सही लिखा है, हर आदमी ने सही लिखा है। मेंस में आप पेपर देखते हो, कॉपियां भी आने लग गई हैं आजकल, आरटीआई से निकल जाती है, सब लोगों को पता है कि आंसर क्या होगा, सब लोग लिखते हैं। किसानों की आय दुगनी कैसे हो, क्वेश्चन चला आ रहा है पिछले 10 सालों से, घुमा फिरा करके उसी क्वेश्चन को आरपीएससी पूछती है, उसी को यूपीएससी पूछती है। किसानों के सामने समस्याएं क्या है, बिल आ गए उसमें क्या दिक्कत थी, आय दुगनी कैसे हो सकती है, उसके कीवर्ड्स चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। आप और हर आदमी जो उस परीक्षा को देता है वो हर आदमी सही अटेम्प्ट करके आता है, हर आदमी का लिखा हुआ सही है, लेकिन एक को आधा नंबर मिलता है, किसी को 1 मिलता है, किसी को 2 मिलते हैं और किसी को 6 मिलते हैं, और बाद में बोलते हैं मेरी कॉपी सही चेक नहीं हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उस क्वेश्चन के जो चीज़ पूछी गई है उसके क्या डायमेंशन है ये पता होना चाहिए। सभी डायमेंशंस को कवर करनी चाहिए आपका जो उत्तर है वो, कि इस वजह से ये हो रहा है और ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपसे सुझाव ज़्यादा मांगे जाते हैं कि इन चीज़ों में क्या कमियां हैं, तो सुझाव आपके मन में होना चाहिए कि हाँ किसान बिल में ये कमी थी। अब जब आपको बिल का पता ही नहीं है तो आप सुझाव कहाँ से दोगे। प्रपोज्ड जो फॉर्मेट था वो ये था, उसमें ये कमी थी, इस वजह से किसानों की नाराज़गी थी, और अगर ये चीज़ें कर दी जाएं तो सही हो। क्या सरकार योजनाएं नहीं बना रही, किसानों के लिए बना रही है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या योजनाएं हैं, किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनका आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट, और उनको
सिर्फ रटने के हिसाब से मत पढ़ो, उनको ध्यान से पढ़ो। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या कमियां हैं, इनमें और क्या सुधार हो सकता है। तभी आप अपने सुझाव दे पाएंगे सही तरीके से, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो 10 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें वेरिएशन होता है। वेरिएशन 0 नंबर से लेकर 6 नंबर तक की मार्किंग होती है, 6.5 तक की भी हो जाती है। तो ये इसीलिए होते हैं, आप भी चाहते हो कि आपके 5 से ज़्यादा नंबर आएँ। हर वो क्वेश्चन जो आपने लिखा है उसको दोबारा पढ़ें, उसका दोबारा उत्तर लिखने की कोशिश करें और उसका उत्तर चेक करवाएं। एग्ज़ाम में जब आप यहाँ से पेपर दे के जाओगे, एक लड़के ने, किसी ने, एक अभ्यर्थी ने कुछ लिखा है, उसने कोई अच्छी चीज़ें लिख दी लेकिन दूसरा डायमेंशन छोड़ दिया। साथ वाले ने, आपके ने, जो आपने लिखा वो नहीं लिखा, दूसरी चीज़ें छोड़ दी। आप डिस्कस करिए उनसे, आपको पता चल जाएगा, एक परफेक्ट आंसर तैयार हो जाएगा। और ऐसे अगर 20-30 टेस्ट सीरीज आप दे लेते हो, आपका काम हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको देनी है, ज्वाइन करना ही करना है टेस्ट सीरीज। टेस्ट हो रहा है वो देना ही है। प्रीलिम्स के लिए तैयारी नहीं है तो भी आपको देना ही है टेस्ट। आप एग्जाम में ये कह करके छोड़ सकते हो क्या कि तैयारी नहीं है? नहीं छोड़ सकते ना। उसी तरीके से ये समझ लीजिए एग्जाम ही हो रहा है तो टेस्ट देना ही है, तैयारी नहीं है तो भी दो। आईना दिख जाएगा आपको कि अभी कहाँ हो और कहाँ जाना है आपको। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रतिदिन 1 घंटे का लेखन अभ्यास। 4th पॉइंट, तैयारी कर लेते हैं लोग, यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ आने के बाद में घर जाके पढ़ लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं किताबें। और फिर ज़्यादातर लोगों की समस्याएं ये रहती है कि मुझे याद तो था लेकिन मैं लिख नहीं पाया, मुझे तरीका नहीं समझ में आया कैसे लिखना है। मेरे मन में तो चल रहा था कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँ, कोई निबंध था उसकी, लेकिन वो फिर मैं फॉर्म नहीं कर पाया उसकी कि प्रस्तावना क्या होगी, या जवाब था जो 10 नंबर का प्रश्न था उसका मैं अच्छे से कंक्लूड नहीं कर पाया उसको। ये समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि आपने राइटिंग का अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की राइटिंग की। अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हो तो व्यर्थ है अगर आपने 1 घंटे राइटिंग का अभ्यास नहीं किया, तो लेखन अभ्यास। तो हर दिन आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है लिखने की। आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटे प्रैक्टिस करो। 7 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे पढ़ो और 2 घंटे प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस है वो आपके 2-3 घंटे के पढ़ने के बराबर है, 1 घंटे की। उसी में आपको पता चलेगा कि आप लिख नहीं पा रहे, आपने तैयार तो कर लिया। ठीक है, तो हर रोज़ आपको 1 घंटे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और दूसरे दिन आकर के आप अपने साथ वालों से वो चीज़ डिस्कस करो कि मैंने इस प्रश्न का जवाब ये लिखा था, इसमें क्या क्या हो सकता है। या फिर यहाँ सर रहते हैं, सर से चेक करवाओ आप, सर बताएंगे आपको कि हाँ इसमें ये कमी थी, ये चीज़ और होती तो ये परफेक्ट आंसर होता। इस तरीके से अगर आप 6 महीने ये 1 घंटे का राइटिंग का अभ्यास कर लोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई आदमी आपको नहीं रोक सकता RS या IAS बनने से। लेकिन मुझे पता है यहाँ 10 या 20 लोगों से ज़्यादा लोग ये नहीं कर पाएंगे, ये भी पता है मुझे। जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनके सामने भी वही सिलेबस है। आपने सबने 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम दी है, वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और वही CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वही उनका सिलेबस है। जो लोग मेरिट में आते हैं जिनके 95-96% बनते हैं, उनके पास भी वही सिलेबस है, वही किताबें हैं उनकी भी, और जो फेल हो जाता है उसकी भी वही है। उसी दिन एग्ज़ाम होता है, वही पेपर आता है सेम। क्यों होता है ऐसा? वही सवाल होते हैं, जो उनके सामने है वही उनके सामने है। काम वही करना है आपको। सफल वही होते हैं जो उसको तरीके से निपटा देते हैं, उनको पता होता है कि इस तरीके से लिखना है, और जो तरीके से नहीं कर पाता वो असफल हो जाएगा। तो आपको पता है कि 6 महीने आपको ये करना है। जो लोग कर देंगे वो सफल हो जाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो दोबारा किसी सेमिनार में जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ मैं नहीं, कोई और मिलेगा, बुढ़ानिया सर नहीं, कोई दूसरे सर मिलेंगे कि यार वहाँ तैयारी नहीं हो पाई थी, वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ा है इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, एक्सक्यूज़। तो वो चीज़ों का अवसर अपने आप को मत दो। ठीक है,
समय बहुत कीमती है, कोई जीवन में यही काम थोड़ी है कि तैयारी करनी है, और भी चीज़ें हैं। समाज को, परिवार को भी समय देना है, अपने लिए भी समय देना है, आगे तैयारी करके निपटा के इसको। अभी नहीं देना समय, ठीक है? अभी दे दिया तो फिर वहीं दोगे समय। अभी आप लोग क्या हो? अभी आप लोग अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बोझ हो, एक लाइबिलिटी, ठीक है? असेट नहीं हो आप, असेट मत मानना अपने आप को, आप लाइबिलिटी हो उनके लिए कि यार उसको पढ़ाना है, वो तैयारी कर रहा है, अभी फाउंडेशन कर रहा है बुढ़ानिया जी की कोचिंग में। फिर अगर आपने तैयारी कर ली सही तरीके से तो आप उस परिवार को और समाज को, देश को भी कुछ देने लायक हो सकोगे। नहीं की तो आप बोझ के बोझ बने रहोगे, ठीक है? इसलिए आपको अपने आप की जो फॉर्मेट है ना आपका लाइबिलिटी वाला, उसको असेट में कन्वर्ट करना है। असेट में कन्वर्ट कैसे करना है? क्रिएट करो अपने आप को असेट के रूप में, तैयारी करो। कुछ लोग होते हैं जिम्मेदारियों को निभाने में लगे रहते हैं, तैयारी करते हैं, तब भी दोस्त की शादी है, जाना है, बुआ जी के बेटे की शादी है, भाई की शादी है, तो वो शादी क्यों कर रहा है? वो 1 साल बाद में नहीं कर सकता जब तुम तैयारी कर लोगे तब? बताइए। वो शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके जीवन का महत्वपूर्ण काम है, वो उसको करना है। और तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण काम क्या है? तैयारी करना। तो वो पोस्टपोन नहीं कर रहा अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम को, तुम कर रहे हो, तुम भी मत करो। उसको बोल दो शालीनता से कि 1 साल बाद में कर लेना शादी, देखे वो तैयार होता है क्या? कोई नहीं होगा तैयार, तो तुम क्यों हो जाते हो तैयार? ठीक है? कोई किसी भी प्रकार का कोई काम हो, घर पे शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, बच्चा हो रहा है, किसी प्रोग्राम में मत जाओ। अपने जो 4 दीवारी है कमरे की जिसमें तैयारी कर रहे हो, उसी को मान लो कि यही है मोक्ष। इसको समय दे दिया, कुर्सी और टेबल से दोस्ती कर लो। 6 महीने अगर दोस्ती कर ली तो वो काम आएगी, एक कुर्सी मिल जाएगी फिर आपको परमानेंट। नहीं की तो फिर जिम्मेदारियां निभाते रहना। समझ में आ गई? अगला पॉइंट लिखो। किसी भी किताब को पढ़ते समय पहली बार पढ़ते हुए नोट्स न बनाएं। लिख लो इस चीज को। नई नई किताब सामने आती है, कोई भी लेके आता है, लक्ष्मीकांत ले आए, पॉलिटी पढ़नी है, अब उसको पढ़ना शुरू करते हैं, उसको रंग देते हैं पहली बार में ही, लाल पीली कर देते हैं। दोबारा ना तो पढ़ने लायक रहती है, ना उसमें समझ में आता है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, जो रंग दिया वो था या बच गया वो है। ठीक है? खुद के ही नहीं समझ में आता। और ध्यान आधा इसमें रहता है कि कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है जिसको मैं अंडरलाइन करूं। समझने के और याद करने के बजाय ध्यान रहता है कि कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है जिसको मैं अंडरलाइन कर दूं या जिससे मैं नोट्स बना लूं। अब नोट्स बनाए, 500 पेज की किताब थी, 400 पेज के नोट्स तैयार कर दिए फिर से, वही बराबर, तो कोई मतलब नहीं निकला, 0%। और किसी दूसरे के नोट्स से मत पढ़ना। किसी दूसरे के तैयार किए हुए कोई भी आदमी सफल हो, चाहे मैं हूँ चाहे XYZ कोई भी हो, अगर उसने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं मेंस के, उससे मत पढ़ना। तुम सफल होना चाहते हो तो सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि उस आदमी ने जो चीज़ों को इम्पोर्टेंट सोचा उनको उसने लिख दिया। उसको लगा कि बाकी चीज़ें मुझे याद है, बाकी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है, उसने उनको छोड़ दिया। जो उसको इम्पोर्टेंट लगा, जो उसको नहीं आता था, जिनसे वो फैमिलियर नहीं था, उनको उसने नोट्स में लिख दिया। तुम्हारे लिए वो यूजलेस है। तुम अपने नोट्स खुद तैयार करो। नोट्स कैसे तैयार करने हैं? सबसे पहले कोई भी किताब पढ़ रहे हो उसको पढ़ो अच्छे से, एक बार समझो उसको। एक बार जब पहली बार पढ़ रहे हो, आपको पेन से, पेंसिल से या मार्कर से उसको रंगने की ज़रूरत नहीं है, न ही उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है। पहली बार कोई भी किताब पढ़ रहे हो उसमें समझो आप चीज़ों को कि क्या हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताया, क्या प्रक्रिया है, कौन लोग इसमें सदस्य होते हैं, कौन लोग वोट करते हैं और किस प्रक्रिया से उसके चुनाव
के बाद में उसकी मतगणना होती है, कैसे वो विजयी होता है। ठीक है, सारी प्रक्रिया को एक बार पढ़ने के बाद में ऐसे ही पूरा सिलेबस या कोई भी किताब है वो एक बार पूरी पढ़ो, उसमें से समझो एक एक चीज़ को कि क्या दिया हुआ है। समझने के बाद में उसका दोबारा रिवीजन करो। ठीक है, दोबारा रिवीजन करते टाइम आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार उसको पढ़ भी लिया है, आपने सिलेबस भी देख लिया है और आपने ये भी देख लिया है कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उनको आप दूसरी बार पढ़ते समय केवल पेंसिल से मार्क करें। पेंसिल से ही अंडरलाइन करनी है दूसरी बार में। समझ में आ रही है स्ट्रेटजी? दूसरी बार में जब आप उसका रिवीजन करो तो उसको पेंसिल से जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कर दो। उसके बाद में आपको तीसरी बार पढ़नी है वही किताब। तीसरी बार में जब आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगी कि आपने कई ऐसी लाइनें भी पेंसिल से अंडरलाइन कर दी जो इम्पोर्टेंट थी नहीं, लेकिन आपको पहली बार पढ़ा था आपने तो उस समय ऐसा लग रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरी बार जब आप पढ़ रहे हो तो उसको फिर ब्लू पेन से अंडरलाइन करो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको। उसका फिर चौथी बार और रिवीजन करना है किताब का। चौथी बार में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पेन से अंडरलाइन की हुई कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी कि यार ये भी मुझे आती है और ये कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसके मार्कर से फिर मार्क करो आप, हाइलाइटर से। ठीक है, और उसके बाद आपके समझ में आ जाएगी कि ये 500 पेज की किताब है, इसमें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स बना लो। फिर वो 100 पेज में वो नोट्स तैयार हो जाएंगे और उनको आप फिर मेंस के टाइम रिवाइज कर सकते हो या प्रीलिम्स के समय। आ गया समझ में? किताब की फ़ोटोकॉपी नहीं करनी कि नोट्स बना लिए, जो उसमें लिखा हुआ है वही छाप दिया नोट्स में, वो कोई नोट्स नहीं होते हैं। दूसरी बात, कोई भी किताब पढ़ रहे हो, किताब ले आए, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, साइंस टेक की हो, कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो, पढ़ना उसमें से वही है जो सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस आपको इसीलिए बताया था, पहला पॉइंट, सिलेबस ही आपका घोषणा पत्र है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का घोषणा पत्र होता है ना, वो आपका सिलेबस ही है। जो चीज़ें सिलेबस में हैं उनको आप लक्ष्मीकांत लेके आए, पहले दिन इंडेक्स दिया हुआ है आपको, ये टॉपिक है, उसमें से आपने टिक लगा लिए कि ये टॉपिक दिए हुए हैं, ये सिलेबस में से है, इन्हीं को पढ़ना है, बाकी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट्स कैसे बनाने हैं वो क्लियर हो गया। 6th पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोगों को ये लगता है, जैसे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उसको ये लगता है कि उसकी साइंस और मैथ्स है वो तैयार नहीं हो रही, होती भी नहीं है पहली बार में। सामान्य चीज़ है, जिसने नहीं पढ़ी उसकी कहाँ समझ में आएगी एक बार में। ऐसे ही मेरे जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी, याद भी नहीं होती थी, तारीखें भी घटनाएं भी, तो एक बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता था। और जब भी मैं एग्ज़ाम देता था, टेस्ट देता था, उसमें कम नंबर आते थे। क्या समाधान है? सबके साथ है ये समस्या। हर आदमी को लगता है कि ये पोर्शन, बीएससी जिसने किया उसको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं, जिसने बीए किया है उसको साइंस टेक लगता है, ऐसा है। समाधान एक ही है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो जो भी आपको लग रहा है ये मेरा वीक पोर्शन है, उसको प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ें। अपने वीक पोर्शन को प्रतिदिन 1 घंटे जरूर पढ़ें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि हम ये सोचते हैं कि मैं बाद में तैयारी कर लूँगा इसकी, तो पहले मैं जो इजी लग रहा है उसको निपटाता हूँ, और उसमें फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं पाता, टाइम निकलता जाता है, प्री हो जाती है, मेंस हो जाती है, एग्ज़ाम आ जाती है, और वो तैयारी सही नहीं हो पाती। और सबसे बड़ा फैक्टर साइकोलॉजिकल ये है कि वो चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही पढ़ने में, उसको आप ज़्यादा देर पढ़ भी नहीं सकते। अगर मुझे हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, मेरे समझ में नहीं आ रही,
तो मैं 1-2 घंटे से ज़्यादा उसको पढ़ भी नहीं पाऊँगा कंटिन्यू। अगर हिंदी इंग्लिश मुझे सही लग रहे हैं तो मैं पढ़ लूँगा, नहीं लग रहे इंग्लिश में मेरे समझ में ही नहीं आ रही वोकैबुलरी क्या है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, तो 1 घंटे से ज़्यादा आदमी पढ़ ही नहीं पाता, फिर वो अंदर जाना बंद हो जाता है चीज़ें। और इस चक्कर में वो दूसरी जो पोर्शन है, दूसरा जो पार्ट है वो भी नहीं कर पाता। देखा है ना, ये सिलेबस और चीज़ें ही तो अलग है, पढ़ाई तो की है, किताबें भी वही थी, परीक्षा भी दी है, आपने दी है ना सभी ने, 10वीं 12वीं तो सभी ने पास की है, वहाँ भी यही होता है। जिसको मैथ्स नहीं आती इसीलिए तो वो आर्ट्स लेता है फिर बाद में, तो उसने फेस तो किया ही है, 10th में एग्ज़ाम दिए तब कि ऐसा होता है। इसलिए आज से ये नियम बना लो, जो चीज़ें नहीं आती उसको 1 घंटे पढ़ना है रोज़, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे कभी भी। हम ये सोचते हैं कि वीकेंड पर मैं सैटरडे संडे को पढ़ता हूँ इसको, हिस्ट्री को, और उस दिन भी फिर यही होता है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पाता आदमी। तो इसलिए अभी से ही स्टार्ट कर दो उसकी तैयारी। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं वो लोग ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट है उनको रोज़ 1 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, अपना कोई भी एक पोर्शन उठा लो, बाकी तैयारी है वो आपकी रेगुलर पैरेलल चलती रहेगी। बाकी जो आपको पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में वो आपको करना ही है, इसके साथ साथ ये करना है। आर्ट्स वाले हैं वो उठा लो साइंस टेक मैथ्स और ये सब, जिसकी हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है वो हिंदी इंग्लिश को 1 घंटे मुझे पढ़ना ही है, उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन लिख के भी देखने हैं और बाकी चीज़ें पढ़नी भी हैं। ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, कोई भी तैयारी हो कोई भी पेपर हो, ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। अगला 7th, हर रविवार को भाषाई प्रश्न पत्र का अभ्यास। हर रविवार को, प्रत्येक रविवार को भाषाई प्रश्न पत्र, लैंग्वेज पेपर होता है, लैंग्वेज का 4th पेपर जो आरएस में आता है, हिंदी और इंग्लिश आती है उसमें। समस्या ये है लोगों की कि वो ये सोचते हैं कि हिंदी और इंग्लिश तो बचपन से पढ़ते ही आए हैं, स्पेशली हिंदी को। आपको पता होगा सिलेबस आपने देख लिया है, 200 नंबर का जो पेपर होता है, हर एक पेपर है 200 नंबर का होगा, मेंस का आरएस का। 4th पेपर है जो 200 नंबर का है, उसमें से 120 मार्क्स की हिंदी है और 80 नंबर की इंग्लिश है, ठीक है। और आपने पैटर्न, आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं, नहीं है तो मैं दे देता हूँ। बाकी पेपर में 100 नंबर लाना महाभारत हो जाता है। आप जब तैयारी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बुढ़ानिया सर भी आपको बताएंगे। जीएस के जो पेपर है 1, 2, 3, उनमें 100 नंबर लाना बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि, 100 क्रॉस कर दिए 200 में से। लेकिन 4th पेपर है उसमें से इजीली आपके 125, 130, 135 तक भी आ सकते हैं। इजीली तो नहीं, जो चीज़ें बता रहे हैं वो करोगे तब, ठीक है। तो लेकिन आ सकते हैं, आपकी संभावनाएं 130-35 भी ला सकते हो। उन पेपरों में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं का मतलब दिए ही नहीं, आज तक आए ही नहीं है। इसीलिए इतने मैं कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा हो चुका है। एग्ज़ाम हर बार होती है, उनमें नंबर नहीं आते, जिसके ज़्यादा आते हैं उसके भी 110 तक आते हैं, उसका कोई एक्सपर्टाइजेशन होगा उन पेपर्स में, इसलिए वो आ जाते हैं। बाकी 100 नंबर क्रॉस करना भी एक उपलब्धि हो जाती है, लेकिन 4th पेपर में 125, 130, 35, 40 तक भी नंबर आए हैं। आरपीएससी जब मेरिट लिस्ट जारी करती है, नंबर आते हैं, उसमें ये कहीं कोई डिपेंड नहीं करता कि आपके 4th पेपर में ज़्यादा नंबर आए हैं, वो ज़रूरी नहीं है आपके फर्स्ट में आने चाहिए थे या सेकंड में, टोटल देखा जाता है। आपको नंबर लाने हैं चाहे किसी भी पेपर में आए, अगर आप उतनी ही तैयारी 4th पेपर की करके ज़्यादा नंबर ला पा रहे हो तो उसको आपको लाना चाहिए, ठीक है। तो 4th पेपर की आपको तैयारी करनी है। 120 नंबर की हिंदी है और 80 नंबर की इंग्लिश है। 120 की हिंदी है, उसमें से 50 नंबर की ग्रामर आती है, व्याकरण की। गलती कहाँ होती है कि लोग ये समझते हैं कि मुझे 3 पेपर की तैयारी करनी है, 4th पेपर तो हिंदी तो मैं पढ़ता ही आया हूँ, ग्रामर और राइटिंग तो ये मैं कर लूँगा लास्ट में,
फिर वो लास्ट ही रह जाता है, और फिर नंबर आते हैं 70-80 नंबर 200 में से, और जिसने तैयारी कर ली उसके 130 आ जाते हैं, और बाकी 3 पेपर में उसके आ नहीं पाते, आउट हो जाता है वो लिस्ट में से। तो ऐसी गलती आप न करें। हिंदी आपने पढ़ी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको उस एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करनी है। आपने हिंदी पहले 8वीं 10वीं 12वीं के हिसाब से पढ़ी है, अब आपको आरएस के हिसाब से पढ़नी है। पूरा का पूरा गणित की तरह है। व्याकरण का जो पोर्शन है 50 नंबर का, 2+2 आगे लिख दिए 4, इसका मतलब 1 नंबर मिल गया। यही होता है गणित में, यही ग्रामर में होता है। जिसने सही लिख दिया उसको सही नंबर मिल गए। मेरे 50 में से 48.5 नंबर थे। सिर्फ एक आधे नंबर का क्वेश्चन था वो मेरा गलत हुआ था, बाकी 1 नंबर, जैसे 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे उनमें आधा आधा दिया गया था, इसलिए कट गया वो। आपको आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जिस चीज़ का आपको पता है कि ग्रामर का तो मुझे पता ही है, विलोम शब्द ही पूछेगा उसमें, जब दे दिया उसने तो पर्यायवाची पूछेगा 2 नंबर का, अगर तैयार कर दिए संधि पूछ रहा है 2 नंबर की। आपको पता है सिलेबस, आपको जब जिन चीज़ों का पता है कि क्या पूछने वाला है, पेपर आउट हो गया ये मान लो आप 50 नंबर का। तो जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है, आप कोई बुक पढ़ रहे हो हिंदी की, ग्रामर की, 10 पेज की कोई बुक दे रखी है, उसमें 10 पेज का दे रखा है पर्यायवाची, इसका मतलब इन पर्यायवाची को तैयार कर लिया तो 2 नंबर तैयार हो गए, 4 नंबर तैयार हो गए। विलोम शब्द पढ़ लिए 5 पेज के तो 4 नंबर मिल गए आपको। जीएस में आपको नहीं पता होता कि ये टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से क्या पूछेगा, दिए हुए हैं उनमें से पूछेगा भी या दूसरे में से पूछ लेगा, ठीक है। तो और उसको भी ऐसे ही पढ़ना है। नोट्स बनाने के टाइम पे बताया था ना कैसे करना है नोट्स का काम, वैसे ही ग्रामर को पढ़ना है, 4 या 5 बार पढ़ना है उसको। पर्यायवाची पढ़ रहे हो तो पहली बार तो सबके रट्टा लगाओ, रटने की चीज़ है वो, उसमें कोई समझने की चीज़ नहीं है। पर्यायवाची में संधि है और चीज़ें हैं और टॉपिक है, उपसर्ग प्रत्यय है, उनमें समझने की चीज़ें हैं, उनको समझो आप। तो उसको पहली बार में पढ़ो, सारी चीज़ों को पढ़ो एक बार में, अच्छे से याद करो और समझो। उसके बाद में वही पेंसिल से अंडरलाइन करो बचे हुए पर्यायवाची जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं दूसरी बार में। तीसरी बार में पेन से, अगर उसने 500 पर्यायवाची दे रखे हैं तो मुझे पता है कि जो आदमी 5 बार पढ़ लेता है उसको एग्ज़ाम के टाइम पे 40-50 को ही याद करने की ज़रूरत है, बाकी उसके याद हो जाते हैं। इसलिए ऐसा आदमी जिसने 4 या 5 बार रिवीजन कर रखा है वो पूरे एक दिन में भी तैयारी कर सकता है उस पेपर की। और ये गांठ बांध के मन में बैठा लेना कि 1 या 2 बार में आपने पढ़ लिया तो आप आरएस बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, ऐसा नहीं है। प्री में ही आउट हो जाओगे। प्री में एक समस्या आती है, लोग कहते हैं कि मेरे बी या सी में से डाउट था, फिर मैंने बी टिक कर दिया और वो सी निकला फिर सही। होता है ना ऐसा? क्यों होता है ये? तो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है ये इसलिए होता है कि उसने इतनी तैयारी तो की थी, उसको पता था ए और डी तो नहीं है इसमें से, लेकिन वो इतनी तैयारी नहीं कर पाया कि वो कंफर्म हो कि बी ही है इसमें, मतलब तैयारी कहीं ना कहीं कम रह गई। मतलब उसने 1 या 2 बार तो पढ़ा है, रिवीजन भी किया है, लेकिन वो 3 या 4 बार कर लेता तो उसका सही हो जाता, ठीक है। समस्या का समाधान है रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो डाउट रहेगा, यार वो चीज़ थी या ये चीज़ है। ये तभी आता है डाउट जब रिवीजन नहीं हो पाता, तैयारी नहीं हो पाती सही, और फिर आदमी बाद में बोलता है यार वो डाउट हो गया, उसमें से ए और सी में से कुछ था, बी और डी में से था, फिर मैंने वो टिक कर दिया और वो गलत निकल गया। ऐसी समस्याएं आएंगी अगर तैयारी नहीं हो पाई, रिवीजन नहीं हो पाया। तो रिवीजन करना है 5 बार। अपना जो तैयारी कर रहे हो, किसी भी बुक को पढ़ रहे हो, उसके ऊपर 1 लिख दो पहले, और रिवीजन होते ही उसको काट दो, फिर दोबारा 2 लिख दो, रिवीजन होते ही काट दो। 5 बार कटनी चाहिए वो कम से कम, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने बैठो उस दिन। एग्ज़ाम क्या होता है? एग्ज़ाम T20 मैच होता है, एग्ज़ाम टेस्ट मैच नहीं है वो, ठीक है। वहाँ आपको सोचने का टाइम नहीं है कि मैं अब ये प्रश्न मैंने देख लिया, मैं सोच के लिखूंगा इसमें से। सोचा हुआ तो आपके दिमाग में होना चाहिए पहले से ही। अब तो इम्प्लीमेंट करने का टाइम है कि लिखना है, बस ये चीज़ है।
सोचने लग गए 10-20 नंबर के पेपर है, वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आउट। 20 नंबर का अगर एक पेपर में से छूट गया, 4 में 80 नंबर का, 80 में से लिख के आते, कुछ सही लिख के आते, आपको 40-50 नंबर मिलते। और 40-50 नंबर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, 3-4 नंबरों में भी आदमी आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको पूरी तैयारी इस तरीके से करनी है कि एग्ज़ाम में तो बस लिखना है आपको। पेन और माइंड का, दिमाग का और पेन का है ना कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, आदमी को सोचना नहीं पड़े बस। और वो चीज़ तभी आएगी जब वो 4-5 बार रिवीजन कर लेगा और टेस्ट देगा और रोज़ राइटिंग की प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद में आप मैच देखते हो, कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको किसी भी टाइप की बॉल आती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असहज नहीं होते वो। मतलब ये है कि उसने अभ्यास किया है, उसने देखा है कि ये मैच होने वाला है, ये लोग मेरे सामने बॉलिंग करेंगे और ये कैसी बॉलिंग करते हैं, और उसने प्रैक्टिस भी करी है वैसी ही बॉलिंग करवाने की, किसी और से करवा के। और जो आदमी असहज रहता है पहले ही बॉल से, वो फिर आउट भी जल्दी होता है। वो संघर्ष करता रहता है जितनी भी देर खेलता है, इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाया, वो उसने स्टडी नहीं करी उसकी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। साप्ताहिक रूप से समसामयिक मुद्दों का अभ्यास। करंट अफेयर है वो वीकली पढ़ना है। वेट करते रहते हैं, अभ्यर्थी होते हैं वो कि ठीक है एग्ज़ाम होगा, मैं बाकी चीज़ें तैयार कर लेता हूँ, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं करंट अफेयर पढ़ लूँगा। पढ़ तो लोगे आप, करंट अफेयर का पोर्शन इतना बड़ा है भी नहीं, आप 10 दिन में तैयार भी कर लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे। फिर वही समस्याएं आएंगी बी और सी वाली, एक बार पढ़ने के बाद में। ठीक है, फिर वही चीज़ें मेंस में भी वही आएंगी कि ये योजना थी या वो योजना थी, पढ़ा तो था, या इस योजना में ये प्रावधान था या वो था, ध्यान नहीं आ रहा। ये चीज़ें रिपीट होंगी बराबर। इन चीज़ों का समाधान करना है तो आप वीकेंड पे, संडे को आप अपना फिक्स कर लो, 4th पेपर भी करना है आपको, करंट अफेयर भी करना है। 7 दिन में जितना करंट का आया है उतना पढ़ लो। यहाँ कोचिंग से आपको नोट्स मिलेंगे, कोचिंग से आपको करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, वीकली या मंथली जो भी है वो, और आपको वो तैयार करने ही करने हैं, उनको पढ़ना है आपको, ताकि जिस दिन एग्ज़ाम हो या जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस दिन आपका वो पोर्शन तैयार मिले। आप कॉन्फिडेंट रहो अपने आप में कि यार करंट अफेयर तो मेरा तैयार है, मैंने शुरू से पढ़ रखा है। 9th, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र है, मैक्सिमम 30 मिनट ही पढ़ना है आपको। ये इसलिए बता रहा हूँ पॉइंट कि कुछ लोग 3 घंटे तो पूरी पढ़ाई करते हैं टोटल पूरे दिन में, और 2 घंटे उसमें से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और खबर क्या पढ़ते हैं? वाहन भिड़े, 2 की मौत, मारपीट, मुकदमा दर्ज, फला पार्टी के व्यक्ति ने ये बयान दिया तो दूसरे लोगों ने विरोध किया। फिर चाय की थड़ी पे बैठ के डिस्कशन करेंगे कि यार ये हमेशा ही गलत बयान देता है, न तो कोई बयान एग्जाम में पूछा जाता है, न कोई मारपीट की घटनाएं पूछी जाती है। किसी के पास पेपर है अभी, न्यूज़पेपर आज का? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ, अगर होता तो मैं और बता देता आपको क्लियर करके। उसमें से 2 या 3 ही पेज है जो काम के हैं, और उनको आधे घंटे का टाइम मैक्सिमम है, आधा घंटा भी मैंने ज़्यादा बता दिया। इसमें पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी बता दिया मैंने। पहला पेज आता है, उसमें कोई खबरें होती है, मुख्य रूप से सुर्खियां होती हैं। सुर्खियों का मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सुर्खियों का मतलब विवादित चीज़ें हैं। ठीक है, आप अपने लिहाज से देखिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर के लिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लोग उसको पढ़ते हैं,
कोई भी विवादित चीज़ होती है वो पढ़ना लोगों की पसंद होता है, लेकिन आपका दुर्भाग्य ये है कि वो आरपीएससी और यूपीएससी की पसंद नहीं है वो चीज़ पूछना। आरपीएससी और यूपीएससी क्या पूछती है? कोई योजनाएं, ठीक है, किसी भी पिछड़े तबके के कल्याण के लिए हों, चाहे महिलाओं के कल्याण के लिए हों, चाहे बच्चों के लिए हों, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो। ठीक, थैंक यू। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। बीच में एडिटोरियल, एक ढर्रा बना हुआ है पहले से कि भैया एडिटोरियल है, उसमें मेंस में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनके बारे में बताया जाता है, सब जो डेस्क्रिप्टिव जो चीज़ें लिखते हैं उसके बारे में। लेकिन आजकल जो एडिटोरियल पढ़ोगे उसमें बायसनेस आती है। एडिटोरियल में भी ऐसी चीज़ें कचरा कर देते हैं एकदम। कोई अपनी धार्मिक सोच थोप रहा है, कोई अपनी किसी पार्टी विशेष के प्रति निष्ठा स्थापित कर रहा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा झलकती हैं, वो आपके कोई काम की नहीं है। एडिटोरियल में किसी समस्या के लिए फोकस किया गया है कि भाई ये समस्या है, इसका ये समाधान हो सकता है, या कोई नई चीज़ के बारे में बताया गया है, उसमें से आपको कुछ लग रहा है तो आप नोट कर लो, अंडरलाइन करके उसको पढ़ लो, अदरवाइज वो भी काम की नहीं है। उसके बाद एक लास्ट पेपर से पहले वाला आता है, लास्ट पेज से पहले वाला, इकोनॉमिक। उसमें से आपको ये देखना है, उसमें ये नहीं देखना शेयर बाज़ार चढ़ रहा है या गिर रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी। उसमें देखना है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें कोई हलचल हुई है, या कोई इकोनॉमिक तौर पे आरबीआई ने कोई योजना स्थापित की है, या कुछ और हुआ है। अब जैसे है क्या कुछ काम का ये? नीचे दो ऐड दिए गए, ऊपर लिखा है सीसीटीवी में बैग के साथ दिखा आफ्ताब, है ना। बच्चे के हत्यारे को मौत की सजा। यूपी में अगर लड़की लड़ सकती है तो गुजरात में क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आरपीएससी पूछेगी, ठीक है। थर्ड पेज है, ये बॉलीवुड की खबरों का है। इसमें बयान दे रखे हैं, किसी ने कुछ कहा है, किसी की मूवी रिलीज हो रही है। फोर्थ में भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसी खबरें हैं जो मैंने आपको बता दी, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो काम की हैं। मैं एडिटोरियल पे आ रहा हूँ सीधा। हाँ, ये गेम्स वाला पेज है, इसमें मुझे लगता है कि कोई चीज़ हो सकती है इसमें, अगर प्रीलिम्स के लिहाज से पूछी जाए तो। विश्व कप का शुभारंभ हो रहा है फुटबॉल का, ठीक है। इसका ओलंपिक खेलों के लिए पूछते हैं, शुभंकर क्या है, मेज़बान कौन है, इनका क्या क्या खेल हैं, भारत ने कितने जीत लिए, ऐसी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी एक सामान्य जानकारी। एडिटोरियल इसमें कुछ है नहीं आज, इसमें कुछ कहानियाँ दी हुई हैं जो काम की हैं नहीं, ठीक है। तो आज मुझे नहीं लगता कि ये 10 मिनट से ज़्यादा किसी अभ्यर्थी को समय देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो जो सेकंड लास्ट पेज है उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें क्या क्या जानकारी कोई योजनाओं की दी हुई है। यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस हो रहा है, उससे पेट्रोल के दामों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, खाद्यान्न संकट पे क्या असर हो रहा है, ठीक है, आयात और निर्यात पे क्या हो रहा है, ये चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आते ही बताया था, सोशल मीडिया से दूरी।
अभी की अभी अपने फ़ोन से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दो, सब, एवरीथिंग। सोशल मीडिया से दूरी, ठीक है। आप कोई ऐसे सेलिब्रिटी नहीं हो जो कोई ध्यान रखेगा आपने फ़ोटो डाली है नहीं, या आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ घूमने जा रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए किसी से। कोई सेलिब्रिटी कहाँ जा रहा है, कोई आदमी कहाँ जा रहा है, रिलेटिव या दोस्त क्या फ़ोटो डाल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी तैयारी कर रहे हो, आपको क्या मतलब कोई और क्या सोच रहा है। जो सोचता है वो कचरा वहाँ उड़ेल दिया जाता है सोशल मीडिया पे। और कुछ है इसके अलावा? अपनी अपनी सोच। और किसी को अगर ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया के नोट्स से तैयारी करके कलेक्टर बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, भैया अपने मन का भ्रम निकाल देना, ठीक है। तैयारी किताबों से ही होगी, कोचिंग से ही होगी, पढ़ने से ही होगी। सोशल मीडिया पे अगर किसी ने कोई पेपर डाल दिया, कोई जानकारी दे दी, उससे कोई तैयारी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो अगर कोचिंग का कोई ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, कोई जानकारी के लिए या कुछ डाला जा रहा है, शेड्यूल डाला जा रहा है, या कोई नोट्स दिए जा रहे हैं आपको, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी उसके अलावा फालतू के ग्रुप है, फेसबुक है, सब चीज़ों को, इंस्टाग्राम है, सब चीज़ों को डिलीट कर दो। स्पेशली फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो आप डिलीट कर ही दो, ठीक है। तो जो लोग ये कर लेंगे उनका चयन हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ आप सबको, आप सब ने यहाँ आके समय निकाला अपने लिए, तो जो चीज़ें बताई है उनका भी ध्यान रखें आप, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बुढ़ानिया जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।